हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग लासा की ओर चैप्टर पढ़ रहे थे और हम लगभग 3 से 4 पैराग्राफ इसके कंप्लीट कर चुके हैं। हम लास्ट पैराग्राफ जो कि सबसे बड़ा है वो आज स्टार्ट करेंगे। तो कहानी यहाँ तक पहुँच गई थी कि जो उनकी यात्रा थी वो लंगकोर तक पहुँच चुकी थी। लेखक की और सुमति की जो यात्रा थी वो लंगकोर के गांव तक पहुंच चुकी थी और वहां पर इन लोगों को एक अच्छी जगह मिल गई थी रात बिताने के लिए। वहां पर इन्होंने थुक्पा नाम का एक पेय पदार्थ पिया और उसके बाद में सो गए थे। ठीक है, आगे से हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए देख लेते हैं पेज नंबर 28 स्टार्टिंग से। अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधि गिरी। लेखक बताता है कि जब वो लंगकोर से चले तो अब इनको काफ़ी बड़ा सा मैदान दिखाई दिया और उस मैदान का नाम था तिंगरी मैदान। ठीक है, वो मैदान जो है एक बहुत बड़े से टापू से घिरा हुआ था। टापू समझते हैं क्या चीज़ है? टापू बेसिकली आसपास पानी और बीच में एक ऊंचा सा पर्वत जैसा उठ जाए, उसे ही हम टापू बोलते हैं। वहाँ पर जनजीवन होता है। तो जो मतलब वो टापू जो था वो पहाड़ों से घिरा हुआ था और दूर एक छोटी सी पहाड़ी एक मैदान के अंदर दिखाई पड़ रही थी। चारों तरफ वैसे तो मैदान था, लेकिन मैदान के अंदर एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई पड़ रही थी और उस पहाड़ी का ही नाम था तिंगरी समाधि गिरी। ठीक है, आगे आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे ख़त्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोधगया से लाए कपड़े के ख़त्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोधगया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांध दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। अच्छा, अब क्या होता है कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि जो सुमति थे उनके यजमान सभी घरों में थे, मतलब वो सभी घरों के एक तरीके से यजमानी करते थे, मतलब सबके घर में उन गंडे बांधने का काम करते थे। मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारे यहाँ हिंदू धर्म में पंडिताई की जाती है, बौद्ध धर्म में यजमानी उसी को बोलते हैं। तो सुमति जो थे वो एक तरीके से प्रीस्ट थे और उन्होंने क्या किया कि बोधगया से वो काफ़ी उनके यहाँ, जैसे कि मैंने बताया था कि अपने यहाँ पर कलावा बांधा जाता है, हाथों में शुभ माना जाता है, धागा बांधा जाता है, शुभ माना जाता है धार्मिक आस्था को देखते हुए। तो बौद्ध धर्म में कपड़े के गंडे बांधे जाते, मतलब कपड़े के चिरी बातियों से बने हुए गंडे बांधे जाते हैं, उन्हें गंडे कहते हैं और बोधगया से लाए जाते हैं। जो भी मतलब जो भी इस तरह का काम करते हैं तो वो लोग लेकर आते हैं और सभी गांवों में वो गंडे बांधने का काम करते हैं। बदले में उन्हें कुछ दक्षिणा मिलती है। ठीक है, तो लेखक जो है बताता है कि जो सुमति थे वो आसपास के गांव में जाना चाहते थे जब समाधि गिरी मिली तब। तो लेखक ने उन्हें रोका, क्योंकि लेखक सोचते थे कि अगर ये सभी गांव में जाएंगे तो आसपास के सभी गांव में जाने में और सबके यहाँ पर गंडा बांधने में थोड़ा बहुत समय तो लगेगा ही, और इसकी वजह से इन्हें काफ़ी टाइम लग सकता है, हफ्ता भर भी लग सकता है इनको यहाँ पर रुकने में, तो मुझे काफ़ी वक्त लग जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा फालतू में। तो इन्होंने सुमति को बाहर जाने से मना कर दिया, मतलब आसपास के गांव में जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा जिस गांव में हम लोग रुकेंगे उसी गांव में आप गंडे बांध दीजिएगा और जो तुम्हारा नुकसान होगा उसकी भरपाई मैं तुम्हें लासा पहुँचकर कर दूँगा। यानी कि जितना भी दक्षिणा तुम्हें यहाँ सबके घर में जाकर मिलने वाली है वो सारी दक्षिणा मैं लासा पहुँचकर तुम्हें दे दूँगा। ठीक है, तो सुमति ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है अब हम वहाँ नहीं जाएंगे, जिस गांव में रुकेंगे उसी गांव में बांध लेंगे।
दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की। भरिया क्या होता है? भार को लेकर चलने वाला, उसे हम भरिया कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कुली बोलते हैं उसी को। तो दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक लें तो गर्मी ख़त्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं, ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ़ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। लेखक बताता है वहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में, तिब्बत की, कि वहाँ पर क्या था, जिस हिसाब से सर्दी थी, क्योंकि ऊंचाई पर था, 17,000 फीट की ऊंचाई पर था, तो जितनी ठंड थी उतनी ही ज़्यादा धूप भी काफ़ी अच्छी मालूम पड़ती थी। तो सुबह इन लोगों ने कोशिश की कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो इन लोगों का भार, मतलब जो भी ये सामान लिए हुए हैं वो सामान इनका ले ले, लेकिन कोई भी इनको नहीं मिला। और सुबह जल्दी निकले नहीं थे, 10-11 बज चुका था निकलते निकलते आगे की ओर बढ़ने में। तो तेज़ धूप हो गई थी और बहुत, जैसा कि इस सेंटेंस में लिखा है कि तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है, तो काफ़ी तेज़ धूप थी, इसलिए इनको सामान लाद कर चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। हालांकि लेखक कहता है कि अगर थोड़े से मोटे से कपड़े से भी अगर हम अपने सिर को ढाक लें तो गर्मी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और लगभग 2 बजे के आसपास हो गए हैं, 2 बज चुका है और सूरज की ओर मुंह हो गया है अब इनका। तो जब सूरज की ओर चल रहे हैं तो आगे ललाट माने मस्तक जो है उनका, वो धूप से, मतलब सूर्य की गर्मी से बहुत तेज जलने लगा है। लेकिन पीछे का कंधा, जहाँ पर जहाँ पर धूप नहीं पड़ रही, तो पीछे का हिस्सा जो है वो बर्फ़ हो रहा है। ये भौगोलिक स्थिति है वहाँ की, मतलब ठंड भी है और धूप भी बहुत तेज़ है। तो लेखक कहता है कि हमने अपना अपना सामान अपनी अपनी पीठ पर लादा, हाथ में डंडा लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगड़ी गांव में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना करके शेखर बिहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों यानी कि बिहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार खुद कुछ खेती भी कराता है, जिसके लिए मज़दूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतज़ाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। तिब्बत की जो ज़मीन है वो छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है और इन जागीरों का जो हिस्सा है वो मठों के हाथ में है। मठ जैसे कि हमारे यहाँ पर कोई भी एक संस्था कह सकते हैं, तो इसी तरीके से बौद्ध धर्म में मठ कहे जाते हैं, उनको विहार भी कहते हैं। तो जो हर जागीरदार होता है वो खुद खेती नहीं करता, वो मज़दूरों से खेती करवाता है। बेगार मीन्स होता है बिना मेहनताना के काम करने वाले मज़दूर, यानी कि ऐसे मज़दूर जो कोई भी मेहनताना नहीं लेते। ठीक है, तो ऐसे लोग उनको वहाँ पर आसानी से मिल जाते हैं। और खेती का जो प्रबंध करने के लिए कोई भिक्षु आता है, जिसे राजा के समान आदर मिलता है। भिक्षु मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो बौद्ध धर्म को ग्रहण किया होता है उसे भिक्षु बोलते हैं। तो खेती का इंतज़ाम देखने के लिए कोई भी एक भिक्षु भेजा जाता है और वो जो है जागीरदारों के लिए, मतलब जिनकी खेती है उनके लिए वो राजा से कम नहीं माना जाता। ठीक है, माने भिक्षु जो है वो राजा की स्थिति वाला होता है। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बड़े भद्र पुरुष थे। अच्छा, नमसे नाम के एक व्यक्ति थे जो भद्र पुरुष यानी कि बहुत ही संभ्रांत व्यक्ति थे, मतलब एक रिस्पेक्टिव पर्सन थे जिनका नाम था नमसे। और शेखर जो जगह है शेखर बिहार में, तो वहाँ पर वहाँ की जो खेती के मुखिया थे वो नमसे थे। ठीक है, वो बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर
यानी कि बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थीं। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो वैसे तो जो सुमति थे उनको बहुत जगह जाना था, उस गांव में भी शेखर बिहार वाले में, लेकिन उनको नमसे से मिलना था। तो वो नमसे से मिलने की वजह से इनके साथ, सुमति के साथ लेखक भी चल दिए। लेकिन नमसे क्योंकि बहुत ही अच्छे दिल के व्यक्ति थे, बहुत सज्जन पुरुष थे, और इसलिए इन लोगों से बहुत प्रेम से मिले। हालांकि जो लेखक हैं वो कहते हैं कि हमारा वेश ऐसा नहीं था, क्योंकि भिक्षुक के वेश में थे, ये भिखारी के वेश में थे, इसलिए कहते हैं कि ऐसा नहीं था कि हमें प्यार से बात करनी चाहिए उनको, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें बहुत प्यार से लिया। अच्छा, वहाँ पर एक मंदिर भी था, और उस मंदिर में कंजूर कहते हैं बुद्ध वचन अनुवाद की हाथ से लिखी हुई 103 पोथियाँ, यानी कि पुस्तकें, पोथियाँ मीन्स पुस्तकें, तो वो रखी हुई थी वहाँ पर। तो लेखक ने जैसे ही वो 103 पोथियाँ देखी, क्योंकि वो बुद्ध के वचन उसमें दिए हुए थे और वो अनुवाद था, यानी कि हिंदी अनुवाद में लिखी हुई थी, तो इसलिए लेखक ने वहीं पर अपना आसन जमा लिया। और लगभग एक एक पोथी यानी एक एक पुस्तक जो है 15-15 किलो के कम से नहीं रही होगी वजन में। सेर माने कम किलो होता है। तो इसलिए सुमति ने फिर इनसे पूछा, लेखक से, कि क्या अब मैं अपने यजमानों के पास जा सकता हूँ? तो लेखक ने जाने के लिए बोल दिया, क्योंकि एक लाइन आई है कि मैं पुस्तकों के भीतर था। लेखक इसमें कहना चाहता है कि मैं पुस्तकों को पढ़ रहा था, मतलब मैं पुस्तकों का अध्ययन कर रहा था, इसलिए मुझे लगा कि मुझे, क्योंकि काफ़ी पुस्तकें हैं, 103 पुस्तकें हैं, इसलिए मुझे टाइम लगेगा पढ़ने में, तो इसलिए इन्होंने सुमति को जाने के लिए बोल दिया। तो सुमति भी अपने यजमानों के पास चले गए और लेखक जो है वो पुस्तकें पढ़ने लगे। तो लेखक को लगा कि शायद सुमति 2-3 दिन बाद आएंगे, लेकिन सुमति उसी दिन आ गए। अच्छा, ये भी तब तक पढ़ चुके थे अपनी पुस्तकें। वहाँ से तिंगरी गांव थोड़ी ही दूर था, ज़्यादा दूर नहीं था। इन्होंने अपना अपना सामान उठाया पीठ पर और नमसे जो भिक्षु थे उनसे विदाई ली और उसके बाद में चल पड़े। तो बस इसके बाद से ये कहानी, मतलब ये जो इनकी यात्रा है, यहीं तक वर्णन है इस यात्रा का। अब आपको करना ये है कि मैंने आपको पूरा चैप्टर हालांकि पढ़ा दिया, एक्सप्लेन कर दिया मैंने रीडिंग करके, पर मैं चाहती हूँ कि इस चैप्टर की रीडिंग आप स्वयं करें बहुत अच्छे से, और जिन जगह पर आपको प्रॉब्लम है अंडरलाइन करने के बाद में पर्टिकुलर शब्द का अर्थ भी आपको समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। पर्टिकुलर पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन नहीं आता है तो आप मुझसे बता दीजिएगा, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। और एक काम करना है आपको कि आज आपको स्टार्टिंग का, जो आज मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क दे रही हूँ, तो जो स्टार्टिंग का पहला पैराग्राफ है, यानी कि पेज नंबर 25 में जो पैराग्राफ है वह नेपाल से लेकर के ज़रूरत होती है तक, इस पैराग्राफ से आपको कम से कम 5 to 7 क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। और इसके बाद में तुरंत इसके बाद पेज नंबर 26 में जो दूसरा पैराग्राफ है, परित्यक्त चीनी किला, यहाँ से लेकर के दुरुस्त रखते हैं, ये छोटा पैराग्राफ है, इसमें से भी आपको लगभग 4 to 5 क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस अभी फ़िलहाल आज के लिए आपको पहला पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ से पहले पैराग्राफ से तकरीबन 7 क्वेश्चन, 5 to 7 क्वेश्चन, और जो दूसरा पैराग्राफ पेज नंबर 26 में है
उसमें आपको लगभग 4 to 5 क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं। टोटल तकरीबन 12-13 क्वेश्चन आपको इन दोनों पैराग्राफ में से फाइंड आउट करने हैं, वेरी शॉर्ट, जिनके आंसर एक लाइन में या फिर एक शब्द में या 2 शब्द में भी हो सकते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर किसी शब्द का मीनिंग भी आप दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसका मीनिंग डिफ़िकल्ट है तो उसको याद रखने के लिए अपनी कॉपी पर आप उसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आज आपका होमवर्क ये दे रही हूँ मैं। बाकी का जो होमवर्क है वो हम उसके बारे में कल बात करेंगे। ओके, थैंक यू।